हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है अलजेब्रा यानी बीजगणित। तो चलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं आज। और देखिए आज का ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझना है बच्चों। Change the following statement using expressions into statement in ordinary language। तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो एक्सप्रेशंस का यूज करके यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। इनको आपको साधारण लैंग्वेज में बदलना है। तो साधारण लैंग्वेज में कैसे बदलना हो रहा है, ऐसा क्या दिया गया है भाई, वो चीज यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले क्या बोला गया है, सलीम स्कोर्स आर रन्स इन अ क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच में सलीम आर रन बनाता है। फिर है नलिन, ठीक है, नलिन ने कितने स्कोर किए, आर प्लस 15 रन, ठीक है, नलिन ने आर प्लस 15 रन स्कोर किए। तो बेसिकली ये हमारे क्या है, ये हमारे एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन है। यही तो हम फाइंड आउट करते थे कि भाई सलीम ने आर रन स्कोर किए तो नलिन ने कितने करे, आर प्लस 15 किए। ये आपके एक्सप्रेशंस हैं और बेसिकली इनको आपको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। तो वो कैसे लिख पाएंगे हम, यहाँ पे गिवन है कि इसको लिखेंगे नॉर्मल ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, नलिन स्कोर्स 15 रन मोर देन सलीम। कि नलिन सलीम से 15 रन ज्यादा बनाता है। कैसे पता लगा, यहां से पता लगा, ये जो आर प्लस 15 एक्सप्रेशन है इससे पता लगा कि आर क्या है, वो रन जो सलीम ने बनाए, और प्लस 15 क्या है, मतलब नलिन ने उससे 15 रन ज्यादा बनाए। बस इसको लिख देना है आपको अपनी लैंग्वेज में, दैट इज नलिन स्कोर्स 15 रन मोर देन सलीम। तो इस तरह से आपके ये पार्ट्स हो जाएंगे। पार्ट ए देखिए, जैसे अ नोटबुक कॉस्ट पी रुपीज इसकी कॉस्टिंग है, अ बुक कॉस्ट 3p। तो अगर एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, 3, एक p है तो नोट एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ the cost of a book is 3 times the cost of a notebook। तो यहां पे आपको बस ये लिखना है कि एक किताब की कीमत, ठीक है, एक किताब की कीमत एक कॉपी की कीमत से 3 गुने ज्यादा है, ठीक है, 3 गुने है उसकी कीमत। तो आप लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो नोटबुक की कॉस्ट अगर p है तो बुक की कॉस्ट कितनी होगी, 3p हो गई। यही चीज यहाँ पे दिया गया है, ये चीज मैंने लैंग्वेज में लिख दी है। ये हो गई आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज। इसी तरह पार्ट बी, सी, डी एंड ई आप करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फर्स्ट पार्ट कैसे किया, फिर आगे कंटिन्यू करो, आप इसको सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे हमने पार्ट ए किया है, बाकी के पार्ट्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा पार्ट यहाँ पे हम कवर करेंगे, ये देखिए। पार्ट बी है, सिंपल है, एक्सरसाइज पार्ट है, तो ये आप खुद कर सकते हैं, है ना। टोनी पुट्स क्यू मार्बल ऑन द टेबल। तो टोनी टेबल पे क्यू मार्बल रखता है और ही हैज 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स। तो उसके पास कितने मार्बल्स हैं, 8 क्यू।
दैट मीन्स कि जो टोनी के बॉक्स में है वो मार्बल 8 गुने हैं जो उसने टेबल पे रखे हैं उससे। अब इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में बना के आप लिख सकते हैं, आपका आंसर यही हो जाएगा। आवर क्लास हैज n स्टूडेंट, द स्कूल हैज 20 n स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो हमारी क्लास के, हमारी कक्षा के 20 गुना है। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल्स आर 20 टाइम्स दैट इन आवर क्लास। इस तरह से ये सी पार्ट कर सकते हैं, ये भी आप अपने होमवर्क में कर सकते हैं। देखिए डी पार्ट है वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो आप लिखेंगे जग्गू इज Z years old। ठीक है, जग्गू इज Z years old, हिज अंकल इज 4 Z years old एंड हिज aunt is 4Z minus 3 years old। तो यहाँ पे जो जग्गू के अंकल हैं वो कितने साल बूढ़े हैं, वो 4Z साल बूढ़े हैं। मतलब जो जग्गू की एज है उसके 4 गुना उसके अंकल की एज है। तो आप लिखेंगे जग्गू's uncle is 4 times as old as जग्गू। जग्गू, ठीक है, जग्गू के अंकल जितना जग्गू है उससे 4 गुना बूढ़े हैं। अब क्या बोला गया है कि उसकी आंट, ठीक है, एंड लिख देते हैं, एंड हिज आंट इज 3 years younger than his uncle। मतलब जो उसकी आंट है वो उसके अंकल से 3 साल जवान है। दैट मीन्स उनकी एज 3 साल कम है उसके अंकल से। और वो कैसे पता लगा कि भाई अगर उसके अंकल की एज 4Z है तो उससे 3 साल कम उसकी आंट की एज है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए पार्ट ई भी आप कर सकते हैं खुद। इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज, ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स। तो भाई एक अरेंजमेंट में है, हर रो में क्या है, कितने डॉट हैं, इन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज, टोटल कितने रोज हैं, आर रोज हैं। ईच रो कंटेन 5 डॉट्स। तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं कि देयर आर 5 आर डॉट्स इन द कंप्लीट अरेंजमेंट। इस तरह से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको आप देखिए नोट डाउन कर लीजिए, बाकी के क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में कर लेंगे। कोई डाउट अगर आपको लगता है स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बट उससे पहले हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स कुछ अपना टॉपिक। तो देखिए अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है व्हाट इज एन इक्वेशन। एक समीकरण, इक्वेशन यानी समीकरण होता है बोलते हैं। तो एक समीकरण क्या होता है वो चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या, इक्वेशन यानी समीकरण होता क्या है ये इस चीज के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि कोई भी आपका एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन तो पता है, एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं जैसे 3x + 2। ये क्या है, दिस इज एन एक्सप्रेशन z - 3।
दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर z। ये सब क्या है, एक्सप्रेशंस हैं। मतलब एक्सप्रेशंस का क्या हुआ कि भाई कुछ स्टेटमेंट दी होती है, उसको हम वेरिएबल और न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में लिखते हैं यूजिंग सम ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये ऑपरेशंस यूज करके हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं, ठीक है, यानी व्यंजक बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, व्यंजक। अब आता है स्टूडेंट समीकरण। तो समीकरण यानी इक्वेशन। देखिए इक्वेशन मतलब क्या हुआ कि इसमें हम यूज करेंगे इक्वल टू का साइन। ये होता है इक्वल टू का साइन। तो ये जहां पे आ जाएगा उसको बोलेंगे इक्वेशन। तो जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या इक्वेशन हो सकती है, अगर मैं इसको लिख दूं 5, ठीक है, इसको क्या लिख दूं, 5 लिख दूं, तो ये देखिए इक्वल टू की दो साइड बन जाती हैं, ठीक है। एक तो होता है लेफ्ट हैंड साइड, भाई जो इक्वल टू के आप अपने हाथ ऐसे करिए और यहां देखिए इस इक्वल टू के साइन में जो आपका लेफ्ट हैंड है वो इक्वल टू के हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपका राइट हैंड है वो इक्वल टू के हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो एक तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि इस तरफ हमारा राइट हैंड है। तो बेसिकली इक्वेशन होता क्या है, जो इक्वेशन होता है स्टूडेंट्स वो ऐसी चीज होती है कि भाई जिस तरफ वेरिएबल है, ठीक है, जिस तरफ क्या है वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू, उस वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू हो कि भाई इसको सॉल्व करके, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये 5 आ जाए, मतलब दूसरी साइड के इक्वल आपका आंसर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल z-3 है, तो मैं इसको 8-3 कर दूं, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे z की क्या वैल्यू है, 8 है। तो भाई इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू के लिए जहां पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, उसको बोलते हैं इक्वेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये चीज आप समझ गए। अब एक डेफिनेशन आप लिखिए, the value of variable which satisfies the equation is called तो भाई वेरिएबल की वो वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल लेके आ जाती है, उसको इक्वेशन का, समीकरण का सॉल्यूशन बोलते हैं, हल बोलते हैं। इसको भी नोट डाउन करो, इसकी डेफिनेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है, अब क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चंस देखिए, आपका पहला क्वेश्चन,
भाई जो टॉपिक हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए इसको। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस, तो इनमें से समीकरण कौन से हैं, ये सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है, ठीक है। कौन से समीकरण है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, कारण भी बताना है अपने आंसर के लिए। आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद अ वेरिएबल, ठीक है। तो जो जिस इक्वेशन में वेरिएबल होगा ना, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल कौन सा है उस इक्वेशन में, ठीक है। मतलब जो इक्वेशन वेरिएबल के साथ होगी तो उसमें से वेरिएबल क्या है ये आपको पता लगाना है और ये बताना है। तो इसको देखिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। फर्स्ट पार्ट देखिए, 17 इक्वल्स टू x प्लस 7, ठीक है। यहां पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है विद वेरिएबल, इक्वेशन है विद वेरिएबल, और यहाँ पे वेरिएबल है x। यही तो आइडेंटिफाई करना था। तो देखिए आपने ये भी बता दिया कि ये इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि देखिए ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल बोले हुए हैं, यहाँ पे बोल रखा दोनों इक्वल हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक इक्वेशन हो गई जिसमें वेरिएबल का भी यूज किया गया है, वेरिएबल x का यूज किया गया है यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए आपको आइडेंटिफाई करने हैं और आंसर्स बताने हैं। तो इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करो फिर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं कि भाई कौन सी है यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं पार्ट ए की, तो हम बोल सकते हैं इट इज एन इक्वेशन एज बोथ साइड्स आर इक्वल, भाई दोनों साइड इक्वल हैं, ये इक्वेशन हो गई। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है x, वेरिएबल क्या है, x है। अब देखिए पार्ट बी को देखिए, पार्ट बी क्या है, इट इज नॉट एन इक्वेशन, इट इज नॉट एन इक्वेशन। क्यों इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है t-7 वो बड़ा है राइट हैंड साइड से, एज लेफ्ट हैंड साइड इज greater than राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन नहीं है ना। अब देखिए मैं क्या करूंगा कि भाई जो इक्वेशन होगी उसको टिक करते जाएंगे, इक्वेशन नहीं होगी उसको क्रॉस करते चले जाएंगे। जो पार्ट सी है ये एक इक्वेशन तो है लेकिन वेरिएबल के साथ नहीं है, और जनरली जिसमें वेरिएबल होता है उनको हम इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशंस आर विद वन और मोर वेरिएबल, इसमें तो एक भी वेरिएबल नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे जो इक्वेशन उसको टिक करते चले जाएंगे और वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, v4 वेरिएबल, ये x हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इक्वेशन नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए यहाँ पे भी कोई वेरिएबल नहीं है, भले ये इक्वल हैं इसीलिए ये इक्वेशन नहीं है। ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसलिए इक्वेशन हो गई। और वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है बच्चों x, यहाँ पे भी वेरिएबल x है। देखिए ये भी एक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं और यहाँ पे वेरिएबल है x, ठीक है। तो इस तरह से
आप सारे इक्वेशंस कर सकते हैं, कौन से इक्वेशन है कौन से नहीं है। तो एक काम करेंगे, कुछ पार्ट मैंने बता दिए हैं, बाकी के पार्ट आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर ही लिया है, कैसे सॉल्व करना है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब आपको होमवर्क करना है, जैसे जैसे यहाँ पे किया है हमने वैसे ही बाकी के पार्ट्स आप घर पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।